नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपने कभी सुना है कि पहले पोस्टमार्टम होता है और फिर एफआईआर दर्ज? ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जिसमें ठीक ऐसा ही हुआ। कोलकाता की जूनियर डॉक्टर की लाश सुबह 6 बजे मिलती है, पोस्टमार्टम शाम 4 बजे होता है, रात 8:30 बजे लाश घर वालों को सौंपी जाती है और इसके बाद रात 11:15 बजे पहली बार रेप और मर्डर का एफआईआर दर्ज होता है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी ज़ोंबी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग वाहनों से कुल 4 बार आरजी कर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिरकर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में ये पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां से लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक परवर्ट यानी सिरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। छानबीन में पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ संजय रॉय पहले सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहां भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उससे उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक कर 2 रेड लाइट एरिया में गया। पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया, फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला के जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और वो बाहर खड़ा रह गया। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से उसने छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया और फिर से एक महिला को फोन कर उससे भी बदतमीजी की। उस रात हत्याकांड से पहले ये संजय आरजी कर हॉस्पिटल के पीछे बैठकर और एक आदमी के साथ दारू पी थी और उस वक्त जो साथ था वो भी कोलकाता पुलिस के और एक सिविक वॉलंटियर दारू पीने के बाद आधी रात में वो निकल गया एक रेड लाइट एरिया पे जहाँ जो है सोनागाछी, जो उत्तर कोलकाता में है, वो सोनागाछी में जाकर वहां से फिर से चेतला एरिया है जो साउथ कोलकाता के और एक एरिया जहां पर और एक रेड लाइट एरिया है, वहां पर भी गया था संजय उस व्यक्ति को लेकर जो भी कोलकाता पुलिस के एक सिविक वॉलंटियर की काम करते हैं। इसी के दौरान जिस टाइम वो आधी रात में रेड लाइट एरिया पे था, उसी दौरान रास्ता से गुजरने वाली एक लड़की को उसने छेड़छाड़ किया।
ऐसे भी जानकारी सामने आ रही है कोलकाता पुलिस के सूत्रों से। इसके बाद उसने एक औरत को फोन करके उनकी न्यूड फोटो मांगा। इसके बाद संजय ने वापस चला गया आरजीकर हॉस्पिटल में, लेकिन पहले वो जाके सेमिनार हॉल में नहीं, पहले वो एक ऑपरेशन थिएटर में गया था। ऐसे भी जानकारी कोलकाता पुलिस के सूत्रों से आ रहा है कि 3:55 पर वो उसने इमरजेंसी बिल्डिंग में गया, जिस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर में है वो सेमिनार हॉल, जिस सेमिनार हॉल के अंदर ये हत्याकांड हुई। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ही ये साफ है कि उसके दिमाग में लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी जन्म कुंडली निकाली तो उसे संजय रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता है। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौका वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों ने मौका वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है। छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया, जबकि तब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया कि जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी है, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को भी ऐसा धोखा हो सकता है? तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि शायद वो सो रही है। यानी ये साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया था जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद उसने अपने तरीके से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की और इसीलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के बाद कुछ ऐसे ही और भी सवाल हैं जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है। सेमिनार रूम में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि सेमिनार रूम में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को ही क्यों चुना। शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया। इधर कोलकाता से दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 न्यायाधीशों की बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस वारदात के फौरन बाद एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? ये सिर्फ एक वारदात की बात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इंक्वेस्ट के फौरन बाद पुलिस ने यूडी केस यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था।
इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यानी हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ, आखिर इतनी देर क्यों लगी? Crime was detected in the early hours of the morning. Yes. No, in the evening. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true. Not Her true. parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malak, I'm sorry. Anyway, Malak, this is the impression. Our investigation We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. This is not correct. So, until late night, we find that no FIR was registered. That's also not correct. Not correct. What time was the FIR registered? Malak, in fact, we did what is called what we call a UD case, Malak. Unnatural death case registered. Yes, unnatural death case Registered. But immediately. that's right. That's an FIR, Malak. That's an FIR. Not the body is discovered. The FIR registered formally in the police. Malak, inquest was done and then FIR registered immediately and the investigation started. What time It should have been done. the FIR registered? 12, Malak. 12:30. Does the FIR say that this is a case of a murder? No. Yes. No, it No, my lord. We unnatural have- death. It was We have something. Unnatural death. One second. Inquest shows it's a case of murder, Malak. One second. Inquest shows it's a case of murder. Inquest is done. The postmortem is, the autopsy is conducted. Yes. Yes. Now, until the night, no FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. सुप्रीम कोर्ट ने घर वालों को लाश सौंपने में हुई देरी को लेकर भी सवाल पूछे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घर वालों को शव कब सौंपा गया, तो एडवोकेट सिब्बल ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे के करीब। इस पर कोर्ट ने कहा यानी एफआईआर अंतिम संस्कार के भी 3 घंटे बाद 11:45 बजे दर्ज हुई। When is the body handed over to the parents for cremation? Well, let's kindly have this Just note tell that us, I've given. what Just time is the body handed over to the parents for cremation? 1 second. around 3:30. 30:10. No. Therefore, one thing is very clear. The body is handed over to the parents for cremation at 8:30 p.m. The FIR is registered at 11:45 p.m. 3 hours and 15 minutes after the body is handed over to the parents for cremation. Well, they refuse to file. Well, this is the problem. We handed it over. They filed the FIR. They made the complaint at 11:45. They say, we are in shock. Please do whatever you want to do. They wanted a postmortem. We did the postmortem. All is videographed. Everything is videographed. The autopsy and the postmortem take place. Between 1:45 to 4 p.m. Now, between 1:45 and 4 p.m., the autopsy takes place, followed by the postmortem. The autopsy took place at 6 o'clock, not at. Fair enough. That's 6. all right. We take it as between 1 and 4 o'clock. It doesn't take place in 1 minute. It takes That was time. when. Videographed. 1 second. Don't keep on interrupting. They wanted So a board. We are constituted a board. We are proceeding on the basis of Mr. Sibble's hypothesis that the autopsy and the postmortem take place between 1 and 4:45 in the afternoon. Now, Lordship, there is- notwithstanding this, clearly, Lordship, the autopsy would reveal that this is a case where a doctor has been murdered, where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibbal. Yeah. And who was expected to? Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से इस मामले की तफ्तीश और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की झड़ी लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आखिर आरजी करके प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या कैसे बताया? क्या वारदात की सूचना इसका शिकार बनी डॉक्टर के माता पिता को देर से दी गई? आखिर माता पिता को बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया गया? रेप और मर्डर का एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने में कोताही क्यों की? 14 और 15 अगस्त की रात को हजारों लोग अस्पताल में कैसे पहुंच गए? वारदात के बाद आरजीकर के प्रिंसिपल आखिर क्या कर रहे थे? उन्हें आरजीकर अस्पताल से हटाए जाने के फौरन बाद दूसरी पोस्टिंग कैसे मिली? स्वतः संज्ञान में
पश्चिम बंगाल सरकार को की जमकर खबर ली कोर्ट ने उनको न केवल फटकार लगाई बल्कि ये कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि सरकार भी अपनी ड्यूटी भूल गई इस पूरे मामले में। कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि जब ये सारी घटना हो गई, घटना का पता चल गया, तो क्या मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पुलिस को शिकायत दर्ज कराए और पुलिस में एफआईआर करे? क्योंकि पीड़ित लड़की, मृतक लड़की जो डॉक्टर है, उसके माता पिता को देर से खबर मिली। खबर देर से क्यों की गई? जब तक वो आए तब तक अस्पताल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? कोलकाता जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में अब तक एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है संजय रॉय। इसके बाद जिस शख्स से सबसे ज्यादा लंबी पूछताछ हो रही है वो है आरजीकर अस्पताल का प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करेगी? और क्या इसी मामले में प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा सकता है? आइए जानते हैं। आरजीकर अस्पताल रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने बेशक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। अब तक की तफ्तीश बेशक उसे ही इस मामले का सबसे बड़ा मुलजिम बता रही है, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या संदीप घोष ने इस मामले में कुछ छिपाने या किसी बात पर पर्दा डालने की कोशिश की? और ऐसे ही सवालों के मद्देनजर डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई के सवाल जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज 5वें दिन के पूछताछ को छोड़ दिया जाए तो अकेले पिछले 4 दिनों में सीबीआई डॉक्टर घोष से 53 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में कुछ ऐसे अहम सवाल हैं सीबीआई जिनका सच डॉक्टर संदीप घोष से जानना चाहती है। पहला सवाल तो यही है कि जब उन्हें इस मामले की खबर मिली कि अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हो गया है, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आखिर खुद को खबर मिलने से भी 2 से 3 घंटे बाद इस बात की जानकारी पुलिस को क्यों दी? इतनी देर तक आखिर वो क्या कर रहे थे? सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि आखिर इस मामले में पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट अननेचुरल डेथ की क्यों लिखी, जबकि साफ साफ पहले ही नजर में मामला रेप और कत्ल का लग रहा था। सवाल यह है कि क्या अस्पताल प्रशासन यानी प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से पुलिस पर कोई दबाव था? सवाल यह भी है कि आखिर अस्पताल प्रशासन ने मौका वारदात यानी सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने की भी कोई कोशिश क्यों नहीं की? क्यों सेमिनार रूम में लोगों को लाश के करीब जाने की, वहां मौजूद चीजों को छूने की इजाजत दी गई, जिससे सीन ऑफ क्राइम पूरी तरह से खराब हो गया? फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट की उम्मीदें भी बिल्कुल खत्म हो गई। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि आखिर अस्पताल प्रशासन ने वारदात का शिकार बनी डॉक्टर के घर वालों को उनकी बेटी की लाश दिखाने के लिए भी 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया? आखिर इतनी देर तक अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? ये तो रही डॉक्टर संदीप घोष से चल रही पूछताछ की बात। सीबीआई को लग रहा है कि गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय भी खुलकर सब कुछ नहीं बता रहा। यही वजह है कि अब सीबीआई ने इस मामले में संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला किया है और कोर्ट से उसे इसकी इजाजत भी मिल गई है। सीबीआई ने इस केस से जुड़े उन सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जो संजय रॉय से पूछे जाने हैं। सूत्रों का कहना है कि पॉलीग्राफ के बाद जरूरत पड़ने पर उसकी ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट भी करवाई जा सकती है। आरजीकर रेप मर्डर केस की छानबीन फिलहाल सीबीआई के अधीन है। सीबीआई के पास अभी कस्टडी है संजय राय की, जिसको कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था। वहां पर अभी कोलकाता पुलिस के बाद जब सीबीआई के हाथ इंक्वायरी लगी, बहुत पूछताछ की गई और बहुत बार सीबीआई ने आरजीकर के जो एक्स प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको बुलाया। 5वें दिन पे आज लगातार 5वें दिन में उनको बुलाया गया है मैराथन क्वेश्चनिंग के लिए। करीबन 12, 13, 14 घंटे की सवालात उनसे की जा रही है। इसी बीच पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति मिल गई है संजय राय की सीबीआई की तरफ से। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? वो एक टेस्ट होता है जिससे पता चले कि आदमी जो कह रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो सही है या फिर गलत। ये करने के बाद शायद जो सवाल अभी तक, जिनके जवाब अभी तक सामने उभर कर नहीं आए हैं कि क्या उस रात संजय राय के साथ और भी कोई था, क्या उसने किसी और के साथ ये प्लान की थी, या फिर कोई और था जिसको भी पता था कि ऐसा कुछ कांड होने वाला है। उधर अब तक कोलकाता पुलिस की जांच से संतुष्ट दिख रहे पीड़ित परिवार ने अब पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पीड़िता के घर वालों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन
और कोलकाता पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही सच्चाई छुपाने की कोशिश की। ऐसे में उन्हें लगता है कि इस वारदात के पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश है। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों ने मंगलवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बातचीत कर उन्हें अपनी तकलीफ बताई। या मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, गवर्नर। सीवी आनंद, यस, आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है, हम आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है, मैं वहां घर आऊंगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से, आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा प्रशासनिक प्रधान है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे, हम ऐसे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। जाहिर है इस मामले में अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल है। यही वजह है कि ये सवाल भी हर किसी के ज़हन में है कि क्या इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। सूर्याग्नि रॉय के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।